लियो टॉल्स्टॉय का शुमार दुनिया के अजीम तरीन नॉवेल निगारों में किया जाता है। लियो टॉल्स्टॉय ने ना सिर्फ रशियन लिटरेचर पर बल्कि पूरी दुनिया के लिटरेचर पर बहुत गहरा असर छोड़ा। लियो टॉल्स्टॉय खुद एक एरिस्टोक्रेट था। रशिया में उस जमाने में दो तरह के लोग रहते थे, एक अमीर लोग जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स थे जिनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, और एक सर्फ जो उन जमीनों पर काम किया करते थे। और अमीर होने की दो ही निशानियां थी, पहली ये कि आपके पास कितनी जमीन है और दूसरी ये कि आपके पास कितने सर्फ्स हैं। तो जिसके पास 15,000 सर्फ्स होते थे, 20,000, 40,000 सर्फ्स होते थे, वो अमीर जमींदार समझा जाता था। लियो टॉल्स्टॉय खुद एक एरिस्टोक्रेट था, ये उनके अंदर का आदमी था। ये एरिस्टोक्रेसी के सारे मामला समझता था, ये जानता था कि ये लोग जमीनों पे कैसे काम करते हैं, कैसे ये लोग पार्टीज करते हैं, कैसे ये लोग शादियां करते हैं, कैसे ये लोग बॉल्स में जाते हैं। तो इसने अपने नॉवेल्स में एरिस्टोक्रेसी, रशियन एरिस्टोक्रेसी के जो मामलात लिखे हैं वो बहुत ही बारीक तरीके से लिखे हैं, और ऐसे लिखे हैं जो कि सिर्फ एक अंदर का आदमी ही लिख सकता है, क्योंकि ये खुद एरिस्टोक्रेट था। और इसके नॉवेल्स में एक बात जो खुलकर सामने आती है वो ये है कि ये औरत को बहुत अच्छे से समझता था। औरतों के ऊपर जितना अच्छा इसने लिखा है बहुत कम नॉवेलिस्ट लिख सके हैं। दोस्तोयेव्स्की को औरत के बारे में लिखना नहीं आता था। लियो टॉल्स्टॉय एक रियलिस्ट राइटर था, यानी इसके नॉवेल्स लिटरेरी रियलिज्म के कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी इसके जितने भी किरदार होते हैं वो असली होते हैं, आप उनको असल जिंदगी में देख सकते हैं, वो बहुत जिंदा किरदार होते हैं। यानी ये यूटोपियन बातें नहीं लिखता, ये हकीकी बहुत ही रोजमर्रा की जो नजर आने वाली बातें होती हैं ये वो लिखता है। ये अपने किरदारों के दिमाग में क्या सोचें चल रही हैं उनके बारे में भी लिखता है। ये इसने एक शॉर्ट स्टोरी घोड़े के पर्सपेक्टिव से भी लिखी है कि घोड़ा क्या सोचता है। बल्कि आज जिस नॉवेल का हम जिक्र करेंगे, एना करेनिना, उसमें एक दो पेजेस ऐसे हैं जहां पर ये एक हीरो है लेवन, उसका कुत्ता क्या सोच रहा है उसके हिसाब से भी लिखता है। ये बहुत ही रियलिस्ट राइटर है। इसकी राइटिंग्स में आपको असली रशिया नजर आएगा। वो और बात है कि एरिस्टोक्रेसी की बातें ज्यादा नजर आएंगी और गरीबों की बातें कम नजर आएंगी, क्योंकि ये सर्फ तो था नहीं, इसने लिखा जरूर है उनके बारे में, लेकिन वो इतना करीब से नहीं जानता था जितना ये एरिस्टोक्रेसी को जानता था। और एरिस्टोक्रेसी के बारे में जिसने जो बातें लिखी हैं, अशराफिया के बारे में जो बातें लिखी हैं, वो बहुत हकीकत से करीब है। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी सारी जिंदगी इस सवाल का जवाब जानने में लगा दी कि जिंदगी का क्या मकसद है। इसने एक और भी किताब लिखी है, बहुत छोटी सी किताब है जिसका नाम है अ कन्फेशन। वो पढ़ने वाली किताब है, आप 2-3 घंटे में पढ़ सकते हैं। उसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी का खुलासा बताया कि किस तरह से 20 साल की उम्र में वो एक एथियस्ट बन गया, उसका खुदा पर से ईमान उठ गया, और फिर वो रिसर्च करता रहा, फलसफा पढ़ता रहा, किताबें पढ़ता रहा, लोगों से मिलता रहा, और फिर आखिर में 50 साल की उम्र में जाकर वो दोबारा से एक क्रिश्चियन बना। तो वो इसकी एक पढ़ने वाली किताब है, क्योंकि इसने अपनी सारी जिंदगी पढ़ने लिखने में लगाई थी। लियो टॉल्स्टॉय अपनी जिंदगी में बहुत मशहूर था। वो 5-6 दफा इसको नोबेल पीस प्राइज के लिए, नोबेल लिटरेचर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। पूरी दुनिया में इसका नाम था, इसके लिखे हुए नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज पूरी दुनिया में जाती थी। एक दफा ये 82 साल की उम्र में बस अपने घर से निकला, बीवी से लड़ाई हुई थी या क्या मकसद था, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए निकला और पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि लियो टॉल्स्टॉय गायब हो गया। तो फिर 3 या 4 हफ्तों के बाद उसकी लाश किसी एक करीबी रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई मिली। इस तरह से इसका इंतकाल हुआ था। इस पर बहुत सारी मूवीज बनी हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी गई, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया कि ऐसा क्या हुआ, ये क्या करने गया था, वो 3 हफ्तों में इसने क्या देखा। तो हकीकत तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस तरह से इस अजीम राइटर का इंतकाल हुआ। आज हम लियो टॉल्स्टॉय की जिस नॉवेल पर बात करेंगे उसका नाम है एना करेनिना। एना करेनिना दुनिया के अजीम तरीन नॉवेल्स में शुमार किया जाता है। ये नॉवेल लियो टॉल्स्टॉय ने तकरीबन 10 साल लगाकर लिखा था, और ये नॉवेल 1870 में किस्तवार शाया हुआ था, जिस तरह उस जमाने में नॉवेल शाया होते थे। ये नॉवेल एक इंसाइक्लोपीडिया है। इस नॉवेल में हर चीज का जिक्र है। इस नॉवेल की मेन थीम है अडल्ट्री। अडल्ट्री कहते हैं कि जैसे आप अपने पार्टनर को धोखा दें, यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ किसी फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर हो जाएं तो उसको अडल्ट्री कहते हैं, यानी उसको बदकारी कहते हैं। तो इस नॉवेल की सेंट्रल थीम अडल्ट्री है, लेकिन बुनियादी तौर पे लियो टॉल्स्टॉय दिखा रहा है कि जो न्यू वैल्यूज, जो नई वैल्यूज यूरोप से रशिया आ रही हैं, उन वैल्यूज का रशिया की फैमिली लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है। यानी रशिया तब्दील हो रहा था, रशिया मॉडर्न हो रहा था। तो लियो टॉल्स्टॉय बता रहा है कि उन वैल्यूज से हमारी फैमिली जो इकदार है उन पर क्या फर्क पड़ रहा है। इस नॉवेल में
शादी है इस नॉवेल में, तलाक है इस नॉवेल में, वफा है, बेवफाई है, जेलसी है, ट्रस्ट है, बच्चे हैं, नाजायज रिश्ते हैं, नाजायज बच्चे हैं, यानी ये जो फैमिली लाइफ है उसको डिस्कस किया गया है इस नॉवेल में। तो जैसा हमने आपको बताया कि मेन थीम तो इस नॉवेल की यानी फैमिली लाइफ है, लेकिन इसके अलावा इस नॉवेल में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। यानी उस जमाने में रशिया में सर्फ्स को आजाद किया गया था, यानी जो जमीनों पे काम करने वाले लोग थे वो गुलाम हुआ करते थे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के, उन सर्फ्स को आजाद किया गया था। इसको इमेंसिपेशन ऑफ द सर्फ्स कहते हैं। ये बहुत बड़ा वाकया है रशिया की तारीख में। तो उन सर्फ्स को आजाद करने से रशिया पर बड़ा असर पड़ा था, यानी एक आबादी का मेजर हिस्सा गुलामी से आजाद हुआ था। उनके साथ कैसे डील करना है, एग्रीकल्चर पे उससे क्या फर्क पड़ेगा, उनसे क्या काम लेना है, इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। दूसरा, रेलवेज को बहुत अहम तरीके से इस नॉवेल में डिस्कस किया गया है। बहुत सारे अहम वाकयात रेलवे में हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे हुए हैं या रेल के अंदर हुए हैं, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा इस्तारा था वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का। ये नया नया अडॉप्ट किया था रशिया ने। रेलवे का बड़ा इंपैक्ट है इस नॉवेल में। तीसरी चीज जो बड़ी इस नॉवेल में डिस्कस की गई है, उस जमाने में रशिया का जो बादशाह था उसने बहुत सारी रिफॉर्म्स करी थी, लीगल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स और भी बहुत सारी रिफॉर्म्स उसने करी। तो इस नॉवेल में तकरीबन हर रिफॉर्म के बारे में बात की गई है, उनके प्रोज उनके कॉन्स डिस्कस किए गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस नॉवेल में डिस्कस की गई है वो है वुमेन्स राइट, यानी औरतों के हुकूक। यानी जाहिर सी बात है उस जमाने में औरतों के हुकूक की तहरीकें बहुत शोरों से चल रही थीं, और औरतों की एजुकेशन के बारे में इस नॉवेल में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है। क्योंकि 1860 में ये नॉवेल लिखा गया था, उस वक्त तक औरतों को पढ़ाई की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ वो उनको मिडवाइफ यानी वो जो दाई होती है वो बनने की इजाज़त थी, तो वो उनको तालीम दी जाती थी। उसके अलावा मैथ साइंस वगैरह पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। 1870 में पहला स्कूल लड़कियों के लिए खुला है रशिया में। तो बड़ी बहस है औरतों की तालीम पर। बल्कि एक सीन इस नॉवेल में ऐसा है कि सारे बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स और मर्द वगैरह बैठ के डिस्कस कर रहे हैं औरतों की तालीम के बारे में, और सारे ये नतीजा निकाल के उठ जाते हैं कि नहीं 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 भाई, औरतों को तालीम नहीं देनी चाहिए। ये ठीक है कि इंग्लैंड में उन्होंने औरतों की तालीम कंपलसरी कर दी, भाई उनके लिए की होगी, हमारे माशरे में औरतों के स्कूल नहीं खुलने चाहिए। तो वो बड़ा एक अच्छा सीन है इस नॉवेल में। एक और थीम इस नॉवेल में जो बार बार डिस्कस की गई है वो ये है कि भाई अरेंज मैरिज होनी चाहिए कि लव मैरिज होनी चाहिए। अब इसमें ये लोग डिस्कस करते हैं कि यार इंग्लैंड में तो सुना है कि लड़कियां खुद अपनी मर्जी से अपनी शादी करती हैं और अरेंज मैरिज का सीन वहां पर ख़त्म होता जा रहा है, तो रशिया में हमें क्या करना चाहिए। ये भी एक थीम है जो बार बार डिस्कस की गई है। इसमें छोटी छोटी बातें डिस्कस की गई हैं औरतों की राइट्स के बारे में। यानी एक छोटे सीन में यह भी जिक्र किया गया है कि यार औरतों को घोड़े पर यानी दोनों टांगे एक तरफ करके बैठना चाहिए, जिसको साइड सैडल बोलते हैं, या रेगुलर सैडल जिस तरह से आदमी बैठते हैं, एक टांग इधर करके एक टांग इधर करके बैठना चाहिए। यानी वुमेन्स राइट्स पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है इस नॉवेल में। इस नॉवेल के आखिरी चैप्टर्स में मजहब पर भी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है, और मजहब के उस वक्त जो भी बड़े बड़े मसाइल थे उनको जेर बहस लाया गया है। यानी ईसाइयत में एक बड़ा डिबेट जो हमेशा से है वो है वर्क्स वर्सेस फेथ, यानी कि सेल्वेशन यानी निजात इबादत से मिलेगी, अच्छे कामों से मिलेगी, या ईमान पर मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आप क्राइस्ट की ग्रेस पर मर गए तो आप जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं, अमाल का भी देखा जाएगा, सिर्फ ये नहीं कि आप क्राइस्ट पर हैं कि नहीं, अमाल भी अच्छे किए हैं कि नहीं। तो एक ये बहस है, इस बहस पर बहुत बात की गई है इस नॉवेल में। एक और जो एक जनरल बहस है जो मेरा ख्याल है हर मजहब में की जा सकती है, वो ये है कि रीजन वर्सेस फेथ, यानी क्या इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करे, अकल से जिए, अकल से चीजों को समझे, या जो फेथ है यानी जो ईमान है उस पर ईमान लेकर आ जाए, ज्यादा सवाल ना करे, हर चीज को समझने की कोशिश ना करे। इस पर बहुत डिटेल में बहस की गई है कि इंसान कैसे अपनी जिंदगी गुजारे, हर चीज को अकल पर परखे या सिर्फ अपनी चीजों पर ईमान ले आए, जैसा कि उसको मजहब में बताया गया है। उस जमाने में सोशलिज्म की तहरीकें बड़ी आम थी रशिया में, तो सोशलिज्म पर भी बहुत बहस की गई है इस नॉवेल में। और इस नॉवेल का जो मेन टॉपिक है, एक तो अडल्ट्री है, वो तो कहानी के लिए है, लेकिन उसके अलावा जो एक मेन थीम आपको बार बार नजर आएगी वो ये है कि भाई इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, जिंदगी का क्या मकसद है। और इस नॉवेल में भी लियो टॉल्स्टॉय के दूसरे नॉवेल्स की तरह अच्छाई को जीतते हुए दिखाया है और बुराई को हारते हुए दिखाया है। यानी ये जरूर दिखाया है कि शुरू में बुराई जीत रही है,
लेकिन टॉल्स्टॉय की हर नॉवेल की तरह टॉल्स्टॉय अपने नॉवेल्स को अच्छाई को फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। इस नॉवेल में भी अच्छाई की जीत होगी। अब हम आपको इस नॉवेल की एक समरी प्रोवाइड करते हैं। इस नॉवेल को समझने के लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। वो बात यह है कि ईसाइयों के मज़हब में तलाक नहीं होती, वो लोग डिवोर्स को नहीं मानते। यानी अगर हम वेस्ट की बात करें, कैथोलिक चर्च की बात करें, तो कैथोलिक चर्च डिवोर्स को नहीं मानता। यानी कि अगर मियाँ भी बैप्टाइज्ड है और बीवी भी बैप्टाइज्ड है तो शादी एक सैक्रेमेंट है, आप उस सैक्रेमेंट से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी कर लें। और यही हाल ऑर्थोडॉक्स चर्च का है, रशियन चर्च का है। और उस जमाने में, जिस जमाने में ये नॉवेल लिखा गया, उस जमाने में सिविल कोर्ट्स भी नहीं होते थे। सिविल कोर्ट से तो तलाक मिलना शुरू हुई है इंग्लैंड में पहली दफा 1865-70 के आसपास। उससे पहले तलाक और शादी सिर्फ चर्च रेगुलेट किया करते थे और चर्च तलाक को मानता ही नहीं है। यानी कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही मुश्किल से चर्च तलाक को एक्सेप्ट करता है। यानी बहुत सारे नॉवेल्स इसी मौजू पे लिखे गए। यानी अगर आप शार्लोट ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स पढ़ें, उसमें यही मसला है कि जो शौहर है, जवान है, अमीर है, सेहतमंद है, पैसे वाला है, लेकिन उसकी बीवी पागल हो गई है, वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकता क्योंकि चर्च तलाक को मानता ही नहीं है। तो जब तक आपकी बीवी जिंदा है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो तलाक को मानते ही नहीं है। यानी मैं अगर आपको मिसाल दूं तो जब तक, अगर मिसाल के तौर पे आज भी कैथोलिक चर्च तलाक को नहीं मानता, यानी कि अगर आप कोर्ट से जाके, क्योंकि अब तो कोर्ट से भी तलाक मिल जाती है ना, अगर आप कोर्ट से जाके भी तलाक ले आएंगे और आप चर्च में जाकर दूसरी शादी करने की कोशिश करेंगे तो चर्च आपको दूसरी शादी नहीं करने देगा, क्योंकि चर्च उस तलाक को मानता ही नहीं है जो आपने कोर्ट से ली है। अगर आपने कोर्ट से तलाक ली है तो आप दूसरी शादी भी कोर्ट में जाके कर लें। अगर आपको चर्च में दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी का मरना जरूरी है। यानी तलाक को मानता ही नहीं है, जब तक वो जिंदा है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। यानी जब तक लेडी डायना जिंदा है, चार्ल्स जो है वो चर्च में जाके दूसरी शादी नहीं कर सकता। कोर्ट में तो कर सकता है, चर्च में नहीं कर सकता। और चर्च में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसने आगे जाके बादशाह बनना है, और बादशाह जो होता है वो प्रोटेस्टेंट मुल्कों में हेड ऑफ द चर्च भी होता है। तो इसलिए चर्च में शादी करना बहुत जरूरी है, इसलिए पहली बीवी का मरना बहुत जरूरी है। तो यानी चर्च डिवोर्स को नहीं मानता। तो जिस जमाने में ये नॉवेल लिखा गया था, डिवोर्स चर्च से ही मिलती थी। और अडल्ट्री के इल्जाम में, यानी ये कहना कि मेरी बीवी ने बदकारी करी है या मेरे शौहर ने बदकारी करी है, ये इल्जाम लगाकर तलाक लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चर्च सबूत मांगता था अडल्ट्री के। चर्च कहता था कि हमें 2 विटनेसेस चाहिए, आई विटनेसेस, जिनके आंखों के सामने बदकारी हुई हो। तो ऐसे तो अडल्ट्री कोई नहीं करता। अडल्ट्री तो मतलब आपको कैसे विटनेसेस तो नहीं मिल सकते। और जो गिल्टी पार्टी होती थी, कि जो शख्स अडल्ट्री करता था, जो बदकार होता था, जिस पे ये इल्जाम होता था, वो फिर तलाक के बाद दूसरी शादी भी नहीं कर सकता था। तो यानी एक तो तलाक को ही नहीं मानते, दूसरा अडल्ट्री में विटनेसेस मांगते हैं, तीसरा फिर अगर आप ये कह भी दें कि मैंने अडल्ट्री करी तो फिर वो शादी नहीं कर सकता। तो ये नॉवेल समझने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि तलाक लेना बहुत मुश्किल था, और जो शख्स अडल्ट्री के इल्जाम में जिसको तलाक हुई होती है, फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। नॉवेल की पहली लाइन बहुत मशहूर है। टॉल्स्टॉय कहता है कि जो खानदान खुश होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, उनकी क्या बात करें, लेकिन जो नाखुश खानदान होते हैं वो सारे यूनिक होते हैं। हर नाखुश खानदान की एक अलग ही कहानी होती है। तो इसका मतलब टॉल्स्टॉय कह रहे हैं कि हम आपको नाखुश खानदानों की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में 2 कपल्स हैं, एक एना करेनिना और व्रोंस्की, और दूसरा कपल है किटी और लेविन। पहले हम बात करते हैं एना करेनिना और व्रोंस्की की। एना करेनिना बहुत अमीर आदमी की बीवी है, इसका एक 8 साल का बेटा है, बहुत खूबसूरत है। इसको उसका मियाँ इससे 20 साल बड़ा है, इसको बिल्कुल सोसाइटी में उठना बैठना आता है, बिल्कुल जो एरिस्टोक्रेट्स के, जो अशराफिया के उस जमाने में बॉल्स वगैरह हुआ करते थे, डांसिंग वगैरह हुआ करती थी, वो सब उसको मैनेज करना बड़ा अच्छे से आता है। व्रोंस्की ये भी जवान है, फौज में है, अमीर खानदान से है, जमीन है इसके पास, और ये भी सोसाइटी में उठना बैठना बहुत अच्छे से जानता है। इन दोनों की पहली मुलाकात होती है रेलवे स्टेशन पर। व्रोंस्की अपनी माँ को लेने आया होता है। एना करेनिना पीटरबर्ग से मॉस्को आई हुई होती है अपने भाई के कहने पे, क्योंकि उसके भाई की अपनी बीवी से लड़ाई चल रही है, तो वो बात करवाने मनाने आई हुई है। ये दोनों रेलवे स्टेशन पर पहली दफा एक दूसरे को देखते हैं। बड़ा अच्छा सीन लिखा है टॉल्स्टॉय ने, एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। खैर, रेलवे पे उस दिन एक एक्सीडेंट भी हो जाता है और एक आदमी मारा जाता है। टॉल्स्टॉय बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रेलवे ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, शहरों को मिला दिया, रास्ते समेट दिए, लेकिन इसका नुकसान भी है। एक आदमी बेचारा ट्रैक पे नीचे आके मारा जाता है। तो व्रोंस्की
200 रूबल निकाल के उस मरने वाले आदमी के खानदान के लिए 200 रूबल दे देता है। तो ऐना बड़ा देख के मुतासिर होती है कि अब पता नहीं उसने ऐना को दिखाने के लिए दिया या असली में वो उसकी मदद करना चाह रहा था। खैर, जब ऐना अपने भाई की यहाँ होती है तो उसकी बीवी की बहनें वगैरह उसको बोलती हैं कि चलो शाम को एक पार्टी है, वो जो बॉल रूम में वो जो डांसिंग होती है म्यूजिक पर, वो है, चलो हमारे साथ। ऐना को वैसे इस तरह के बड़े शौक हैं उस सोसाइटी में उठना बैठना, क्योंकि उसका मियाँ बिल्कुल ही बोरिंग आदमी है। ये शाम को वहाँ बॉल रूम में चली जाती है। अब वहां पर इसको फिर व्रोंस्की मिल जाता है। ये व्रोंस्की को देख के, व्रोंस्की इसको देख के दोनों पागल हो जाते हैं और सबको छोड़ छाड़ के ये आपस में डांस करते रहते हैं। 5-6 गानों तक ये आपस में डांस करते रहते हैं। खैर, मॉस्को में 3 दिन गुजारती है ऐना, बहुत खुश होती है। वापस जाती है तो इसको अपना शौहर बुरा लगने लग जाता है। वो कहती है इसके कान कैसे हैं, ये हर वक्त उंगलियां चटकाता रहता है। तो ऐना के चक्कर में व्रोंस्की भी पीटर्सबर्ग आ जाता है और हर उस जगह आना जाना शुरू कर देता है जहां पर उसको ऐना मिले। और ऐना तो वैसे ही सोसाइटी में बहुत मशहूर होती है, इन रहती है, पार्टीज में आना जाना करती रहती है। और व्रोंस्की भी मॉडर्न आदमी है तो ये भी उसी सर्कल का हिस्सा बन जाता है। तो ये हर पार्टी में ऐना और व्रोंस्का एक दूसरे के साथ होते हैं और लोग बड़ा एडमायर करते हैं कि भाई ये बड़ा मॉडर्न लोग हैं। खैर, कुछ अरसे बाद लोग थोड़ा बातें भी करते हैं, क्योंकि ऐना सबको पता है शादीशुदा है, इसके मियाँ का नाम करेनन है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल है। और जब देखो ये व्रोंस्की के साथ होती है और व्रोंस्की के साथ डांस कर रही होती है तो लेकिन ऐना को बिल्कुल इसकी कोई परवाह नहीं होती कि कौन क्या सोच रहा है। एक दफा ये किसी पार्टी में होती है, व्रोंस्की के साथ बैठी बातें कर रही होती है और इसका शौहर आ जाता है। ये अपने शौहर को देखती है, शौहर इसको देखता है, लेकिन फिर भी ये उठ के अपने शौहर के पास नहीं आती और व्रोंस्की के पास ही बैठी रहती है। तो वापसी पे इसका शौहर, जब ये लोग घोड़ा गाड़ी में होते हैं, तो उससे पूछता है कि भाई क्या चल रहा है, मतलब लोग बातें कर रहे हैं, क्या है, तुमने मुझे देखा भी फिर भी तुम मेरे पास नहीं आई। वो उसको बोलती है तुम तो ऐसी सोच रहे हो, बिल्कुल ही तंग नजर बातें ना करो, इंसान अपने दोस्त के साथ बैठ के बातें नहीं कर सकता। और इस तरह से करके उसको पुश बैक कर देती है। लेकिन उसका शौहर उससे 20 साल बड़ा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो समझ जाता है कि कुछ चल रहा है और बात इतनी सिंपल नहीं है। वो उसको समझाता है कि देखो यार, ये लोगों को बात करने का मौका ना दो और हमारा मजहब भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। और अच्छी खासी लड़ाई होती है। उसके बाद ऐना व्रोंस्की के पास जाती है। यहाँ पर बेसिकली टॉल्स्टॉय ने ऐना और व्रोंस्की का सेक्स सीन लिखा है और बहुत ही बुचर करके लिखा है, बहुत ही, यानी अगर आज का कोई राइटर होता उसको ऐसा स्टीमी और हॉट बना के लिखता, लेकिन टॉल्स्टॉय ने बिल्कुल ही उसको उसमें से बिल्कुल जो एरोटिक एलिमेंट होता है वो निकाल के बहुत ही बुचर करके उनका सेक्स सीन लिखा है। और ऐसे लिखा है कि जैसे शायद उस जमाने में सेंसरशिप की रिक्वायरमेंट हो कि आप सेक्स सीन एलैबोरेट करके नहीं लिख सकते या स्टीमी हॉट बना के नहीं लिख सकते, या शायद टॉल्स्टॉय कुछ चाहता था कि वो अपनी राइटिंग्स के जरिए अच्छाई फैलाए, ना कि इस तरह की बातें करे। लेकिन खैर, फिर वो लिखता है कि ऐना उसके बाद बड़ा अफसोस करती है और बड़ा परेशान होती है कि यार ये मैंने नेक्स्ट स्टेप उठा लिया, ये नहीं होना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन सारे पीटर्सबर्ग को पता चल जाता है कि ऐना और व्रोंस्की के दरमियान कुछ चल रहा है और करेनन साहब जो हैं, जो उनके शौहर हैं, वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। खैर, व्रोंस्की की माँ को भी पता चलता है। तो व्रोंस्की की माँ को ऐना से तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन व्रोंस्की की माँ को इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि व्रोंस्की साहब ने अपनी 2 प्रमोशंस इसलिए छोड़ दी होती हैं क्योंकि उनको पीटर्सबर्ग में ही रहना होता है ऐना के पास, जबकि उनके जो साथ के उनके बैच के जो लड़के थे वो आगे कर्नल और जनरल बन चुके होते हैं। तो व्रोंस्की अपनी माँ और भाई को खत लिखता है कि आप लोग मेरे मामलात में नहीं बोलिए। फिर एक दिन ऐना आती है और व्रोंस्की को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करें। तो व्रोंस्की उसको बोलता है कि तुम अपने शौहर को सब कुछ बताओ, उसको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। तो ऐना बोलती है कि मैं किस हैसियत से तुम्हारे पास आ जाऊं, यानी तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊं, यानी कि तुम्हारी रखेल बन जाऊं। वो बोलता है कि भाई मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ। खैर, एक दफा फिर ऐना में और उसके शौहर में लड़ाई होती है और ऐना इस दफा जो है वो बता देती है कि मेरे और व्रोंस्की के दरमियान हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐना समझती है कि ये बताऊंगी और मामला खत्म हो जाएगा, तलाक हो जाएगी या सेपरेशन हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, डबल लाइफ जो मुझे जीनी पड़ रही है ये नहीं जीनी पड़ेगी। उसका शौहर बड़ा हैरान होता है, लेकिन उसका शौहर कहता है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा कि अब हमें क्या करना है। अब उसका शौहर सोचता है कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डुअल लड़ना, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए पिस्तौल से एक दूसरे को लड़ना। ये तकरीबन हर पुराने रशियन नॉवेल में आपको मिलेगा। डॉस्टोवेस्की के, अगर आपने द डेविल्स पढ़ा हो, टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस पढ़ा हो, उसमें भी डुअल लड़ते हैं। लेकिन करेनन जो शौहर है वो कहता है यार मैं कैसे डुअल लड़ सकता हूँ, वो फौजी है, वो तो रोजाना उठ के गोलियां चलाता है और निशाने उसके पक्के हैं, वो तो एक ही गोली मेरी पुड़पुड़ी में मारेगा, मैं तो वहां जाके गिरूंगा।
वो कहता है मैंने तो जिंदगी में कभी पिस्तौल चलाई नहीं, मैं अगर पिस्तौल चलाना भी सीखूंगा तो मुझे तो 1-1.5 महीना तो सिर्फ सीखने में लग जाएगा। वो कहता है नहीं नहीं, ये तो सीधा सीधा मेरी कुर्बानी हुई, मतलब मैं क्यों कुर्बानी दूं भाई, मेरा तो कसूर ही नहीं है, मतलब उसने बदकारी करी है, उसने मेरी बीवी को लगाया है, मैं जाके मारा जाऊं। वो कहते नहीं, डुअल तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन तलाक। तलाक में वो कहता है कि तलाक तो मिलना मुश्किल है, तलाक में तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, उस जमाने में बहुत कम तलाकें हुआ करती थी। वो कहता है एक तो मिलना मुश्किल है, अप्लाई करेंगे तो पूरे शहर को पता चल जाएगा, और फिर वो अडल्ट्री का इल्जाम लगाऊंगा तो सबूत चाहिए होंगे, और अगर तलाक हो भी जाती है तो ये तो विरोंस्की के साथ एंजॉय करेगी, मतलब इन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने दीन के खिलाफ काम किया है, हमारे रसूमात के खिलाफ काम किया है, मैं इनको क्यों आजाद छोड़ दूं। तो फिर करैनन जो है वो बहुत पूरी रात सोचता है और फिर इस नतीजे पर निकलता है कि मैं एना को समझाता हूं कि जैसे जिंदगी चल रही है ना मेरी और तुम्हारी, इसको ऐसे ही चलाओ और विरोंस्की को भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं, जो भी तुम्हारा मामला हुआ उसको भूल जाओ। अब ये फैसला एना को तोड़ देता है, यानी एना इस झंझट से, ये जो डुअल जिंदगी गुजार रही है ना कि दो, उससे निकलना चाह रही थी। करैनन बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ वैसे ही दुनिया में उठोगी बैठोगी आओगी जाओगी, सोशल लाइफ गुजारोगी नौकरों के सामने इधर उधर, जैसे हमेशा करती आई हो। असल में एना के पास और कोई ठिकाना ही नहीं होता, एना के माँ बाप तो बचपन में ही मर गए होते हैं। विरोंस्की उसको बोलता है कि अपने शौहर को बोलो कि मुझे तलाक दे दे, तो एना उसको समझाती है कि यार इतना आसान नहीं है, एक तो तलाक मिलना ही मुश्किल है, ऊपर से अगर तलाक हो गई तो मेरा जो बेटा है वो शौहर को मिल जाएगा। उस जमाने में बच्चों की कस्टडी सिर्फ शौहर को मिला करती थी। वो कहती मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ, तलाक हुई तो बेटा इसका हो गया। खैर वो विरोंस्की से मिलती रहती है और अपने शौहर के साथ रहती रहती है, इन लोगों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक दफा बहुत लड़ाई बढ़ती है, ये कहती है मैं इस तरह से नहीं जी सकती हूँ, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए जीना, मुझे हर चीज दो नजर आना शुरू हो गई है, मेरी रूह के दो हिस्से हो गए हैं, और इस तरह की बातें करती है। इसका शौहर कहता है कि यार तुम्हें विरोंस्की के साथ जो करना है करो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे साथ बस सोशल लाइफ वैसे गुजारो जैसे गुजारती हो, जो मेरी गवर्नमेंट की ऑफिशियल मीटिंग्स आना जाना वहां पर तुम वैसे ही बिहेव करोगी जैसे करती आई हो, बाकी विरोंस्की के साथ तुम्हें जो करना है करो, बस विरोंस्की की शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए मुझे। ये कहती है ठीक है। एक दफा क्या होता है कि इसको एना को पता चलता है कि मेरा शौहर किसी दूसरे शहर जा रहा है, तो ये विरोंस्की को घर पर बुलवा लेती है। अब वो समझती है कि जा चुका होगा। अब वो इतने में क्या होता है कि विरोंस्की आ रहा होता है और इसका शौहर जा रहा होता है, तो इन दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। तो वो शौहर जब विरोंस्की को देखता है तो वो ऐसे करके ऐसे टोपी करता है, जैसे टोपी हेलो करने वाला अंदाज में। तो विरोंस्की बड़ा हैरान होता है कि यार ये कैसा बेगैरत आदमी है, कैसा बुजदिल आदमी है, चलो मुझसे डुअल नहीं लड़ सकते तो तलाक ही दे दो अपनी बीवी को, यार एक झूठ पे हमें जिंदा अजीब सा फील करवा रहे हो, जैसे हम कोई एक मामला हो गया बस अब खत्म करो, क्या लटका रहे हो उसको। अंदर जाता है, एना को बताता है यार तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शौहर जा चुका होगा। खैर ये बड़ा हंसते हैं, बताता है कि यार वो मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मुझे टोपी ऐसे कर रहा है। एना बड़ा हंसती है कि यार ये बहुत ही पपेट आदमी है, बहुत ही बेगैरत और धोखेबाज आदमी है ये, इसके अंदर बोलती है कि यानी हम सबको एक झूठ जीने पे मजबूर किया हुआ इस आदमी ने, और इसकी क्या वजह है ये भी समझ में नहीं आ रही है। वो कहती है कि यार ये मुझे अभी भी माय डियर कह के बुलाता है, माय डियर एना, माय डियर एना। वो कहती है यार देख रहे हो कि मैं किसी और का बच्चा लेके पेड़ में घूम रही हो तो मुझे माय डियर। वो बड़ा हंसते हैं अपने शौहर, उसके शौहर पे। एना कहती है मैं शौहर होता तो मैं इसको गोली मार चुकी होती अब तक। खैर अगले दिन सुबह जब करैनन आता है, उसका शौहर आता है, तो वो एना को बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि विरोंस्की मुझे नजर ना आए, मैंने तुम्हें एक दफा फिर मौका दिया, तुमने इस मौके को फिर गवाया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, मैं बेटा लेके मॉस्को जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। खैर एना का जो शौहर है करैनन, वो फिर एक वकील के पास जाता है, वो उससे पूछता है कि यार तलाक का क्या ऑप्शन है। तो वकील उसको समझाता है कि तलाक के दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन ये है कि तुम जाकर ये कहो कि तुमने भी अडल्ट्री करी है, बदकारी करी है, और तुम्हारी बीवी ने भी अडल्ट्री करी है, इस तरह से तलाक मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो करैनन कहता है कि भाई मैंने तो करी नहीं है, मैं क्यों जाके बोल दूं कि मैंने करी है। कहते दूसरा ऑप्शन क्या है, बोलता दूसरा ऑप्शन ये है कि बस फिर आप ये कहें कि आपकी बीवी ने अडल्ट्री करी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको 2 गवाह चाहिए, आपके पास गवाह हैं। वो कहता है यार गवाहों के सामने कौन करता है यार, मतलब मेरे पास खतूत हैं उनके। वो कहता नहीं खतूत का नहीं होता, उस जमाने में डीएनए टेस्टिंग नहीं होती थी ना। खैर एना के बच्चा पैदा करने का टाइम आ जाता है, तो एना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसको डॉक्टर बोल देता है कि तुम 2-3 दिन की मेहमान हो।
तो ऐना फिर अपने शौहर को खत लिखती है कि भाई मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, डॉक्टर ने लिखा है कि मैं 2-3 दिन की मेहमान हूँ। ऐना की तबीयत बहुत खराब होती है। तो उसका जो शौहर होता है वो पहले समझता है कि यार ये झूठ बोल रही है ऐसे ही, लेकिन फिर वो बाद में कहता है कि भाई पता नहीं अगर मरी गई तो मेरे दिल पे बोझ रहेगा कि मैंने बेटे से नहीं मिलवाया था। वो बेटे को लेके वापस पीटर्सबर्ग आ जाता है। खैर ऐना उससे बड़ी माफिया मांगती है और विरोंस्की भी शर्मिंदगी फील करता है और ये इनको लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, देखो बच्चे को मिलवाने ले आया। खैर ये दोनों फिर साथ घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ऐना का भाई है वो देखता है कि ये सही नहीं चल रहा मामला। वो कहता है कि ये बहुत परेशान है बेचारी, ये डिल्यूजनल हो गई है, अजीब सा इसका चल रहा है। वो उसके शौहर के पास जाता है, उसको बोलता है कि यार एक ही हल है, वो है तलाक, तुम इसको तलाक दे दो। तो उसका शौहर बोलता है कि भाई तलाक कैसे दे दूं, तलाक में तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैंने भी अडल्ट्री की, मैंने तो करी नहीं है, ये तो हमारे मजहब के खिलाफ है, मैं क्यों झूठ बोलूं यार। और जो गिल्टी पार्टी होती है, जो अडल्ट्री का इकरार कर लेता है, वो तो शादी भी नहीं कर सकता है। तो कहता है कि मैं क्यों ये झूठ बोलूं, मतलब मैंने किया ही नहीं है, मैं तो क्रिश्चियन आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। खैर वो उसका दोस्त स्टीवन, उसका दोस्त होता है जो ऐना का भाई होता है, वो बोलता है कि यार और कोई हल नहीं है। तो वो स्टीवन को बोलता है अच्छा अगर तलाक दे दी तो तुम क्या समझ रहे हो कि मैं बेटा उसको दूंगा, यानी वो जो एक नाजायज औलाद पालेगी और जो दूसरे जिनके साथ भी वो रहेगी, मेरा बेटा उन लोगों के साथ रहेगा, बेटा तो मैं नहीं दूंगा, तो उसका मसला तो हल नहीं होगा। दूसरा ये कि यार ऐना के पास भी 2 ऑप्शन है तलाक के बाद। पहला ये कि वो दूसरी शादी करके विरोंस्की के साथ रहे, दूसरा ये कि बगैर शादी के विरोंस्की के साथ रहे। ये दोनों ऑप्शन हमारे मजहब के खिलाफ हैं। यानी क्रिश्चियनिटी में अगर आपने अडल्ट्री करी है और फिर आपको तलाक हुई है तो आप शादी नहीं कर सकते दूसरी। तो वो कहता है ये दोनों तरीकों से विरोंस्की के साथ रहेगी और हराम तरीके हैं ये, तो इसका भी नुकसान है। तो कहता है सबका भला इसी में है कि ये जो मामला ऐसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। खैर वो स्टीवन इससे बहुत बहस करता है। तो बाद में करैनन जो शौहर है वो कहता है यार तुम लोगों को जो सही लगता है ना वो करो, मुझे बता दो क्या करना है, मैं करने को तैयार हूं। जब विरोंस्की और ऐना को पता चलता है कि उनके यानी ऐना के शौहर ने कहा है कि जो तुम लोगों को ठीक लगे वो मुझे बता देना, मैं वो करने को तैयार हूं, तो वो समझते हैं कि ये तलाक देने को तैयार है। ये बड़ा खुश होते हैं और फिर ये कहते हैं कि यार हम लोग बड़ा टेंशन में रहे, तुम भी बीमार रही, मैं भी बड़ा डिप्रेशन में रहा, तो चलो यार इटली घूमने चलते हैं। तो ये और ऐना इटली घूमने चले जाते हैं, बेटा शौहर के पास ही छोड़ जाते हैं। अब जब ये 2-3 महीने के बाद इटली वगैरह से घूम के आते हैं तो ऐना और विरोंस्की एक घर में एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि सोसाइटी ऐना को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। वही सोसाइटी, वही पार्टीज जहां पर ऐना पहले जाती थी, वही आंटी बेट्सी, वही सारे दोस्त वगैरह, वही विरोंस्की की फैमिली, कोई ऐना को एक्सेप्ट करने से राजी नहीं होता। विरोंस्की को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, विरोंस्की हर जगह आ रहा है, जा रहा है, हर पार्टी में आ रहा है, वही उसके दोस्त हैं, वही उसकी पार्टीज हैं, वही उसका सारा माहौल है। तो वो बड़ा डिप्रेशन में चली जाती है कि यार मुझसे तो कोई कर नहीं रहा, तुम्हें हर जगह सब बुला रहे हैं, मुझे सारे। तो वो उसको समझाता है कि अभी हमारा मामला लीगलाइज नहीं है, पहले तुम्हें तलाक होगी, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर हमारी जो बेटी है मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, क्योंकि अभी टेक्निकली वो बेटी तुम्हारे शौहर के नाम पर है, और हमारे आगे भी जो बच्चे होंगे अगर, तो वो भी तुम्हारे शौहर के नाम पर ही होंगे अगर तलाक नहीं होती है। तो तलाक बड़ा जरूरी है। और वो उसको मना भी करता है कि यार जब तक तलाक नहीं होती, मामला लीगलाइज नहीं होता, तुम नहीं जाओ ना पार्टीज में, जब तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहा कोई। ये फिर भी घुसने की कोशिश करती है, एक दफा ओपरा में पहुंच जाती है, वहां सारी औरतें दूर हो जाती हैं इससे, और ये मॉर्फिन लेना शुरू कर देती है, नशा करना शुरू कर देती है। वो विरोंस्की उसको बोलता है कि तुम अपने शौहर को खत लिखो कि वो तलाक की बात हुई थी, तलाक कब देंगे, क्योंकि ऐना चाह रही होती है कि वो कंट्री साइड पे जाके रहना शुरू कर दें, शहर में ना रहें। विरोंस्की कहता है तलाक लेके जाएंगे ना यार, अभी कैसे चले जाएं, वापस इतनी दूर आना पड़ेगा, मामला तो अदालत के सारे यही होंगे ना। खैर वो इस पे जोर डालता है कि शौहर को खत लिखो कि वो तुम्हें तलाक दे। ऐना कहती है मैं नहीं लिखूंगी, यानी कि वो सिर्फ वो मुझे जलील करेगा, वो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगा, और अगर तलाक दे भी दी तो मेरा बेटा मेरे पास से चला जाएगा, मैं क्या करूं। मतलब एक तरफ ये है तो एक तरफ वो मसला है, मैं तलाक लूं तो मसला है, ना लूं तो मसला है, मेरा बेटा मैं नहीं छोड़ना चाहती हूं। खैर ये और तेजी से नशा करने लग जाती है।
एना देखती है कि विरोंस्की तो पूरे शहर में घूम रहा है, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी कर रहा है, अपनी सोशल एक्टिविटीज भी कर रहा है, उसके पास सारे राइट्स हैं, मेरे पास कोई राइट नहीं है। हालांकि हम दोनों एक ही जैसा तो क्राइम कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि उसकी शादी नहीं हुई है, मैंने शादी की हुई है। लेकिन एना को बड़ा अफसोस होता है, ये और तेजी से नशा करना शुरू कर देती है, ये शौहर को खत भी लिख देती है डिवोर्स का। खैर 6 महीने गुजर जाते हैं, एना का भाई दोबारा जाता है उसके शौहर के पास के यार 6 महीने हो गए, वो तुम्हारी वजह से वो लोग शहर में रुके हैं, वरना वो तो गाँव जाके रहना चाहते हैं, तलाक करो, खत्म करो, उसको और मुश्किल में नहीं डालो, वो बहुत मुश्किल से जिंदगी जी रही है, वो उसके लिए जिंदगी मौत का मसला है, वो बड़े सख्त अजाब में है, उसका अजाब खत्म करो। उसका शौहर बोलता है यार तुम्हारी बहन ने जो फैसले किए हैं उसी का नतीजा वो भुगत रही है, मुझ पे क्यों चढ़ रहे हो। वो कहता है यार तलाक हमारे मजहब में होती नहीं है, कौन सी तलाक दे दूं मैं उसको। तो वो उसका भाई बोलता है यार होती है मजहब में तलाक, यार क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं इस तरह से नहीं होती जिस तरह से तुम चाह रहे हो ना, मतलब मैं अदालत में जाके बोल दूं कि मैंने अडल्ट्री करी है, यार कैसी बातें कर रहे हो। उसका भाई बोलता है चलो तुम बेटा रख लो। वो बोलता है बात वो नहीं है, मैं इस तरह से जाके तलाक कर ही नहीं सकता हूं। देखिए जमाना कितना तब्दील हो गया, आज वुमेन्स राइट बहुत तब्दील हो गए। आज तो औरत जाके सिविल कोर्ट से अगर बोल दे कि ये मुझे जहनी अजियत पहुंचाता है और तो तलाक हो जाती है, लेकिन उस जमाने में नहीं होती थी। तो खैर वो आके एना को बता देता है कि भाई तुम्हारे शौहर ने तो फाइनली मना कर दिया, वो तलाक नहीं दे रहा। एना को बड़ा अफसोस होता है, एना समझती है कि विरोंस्की भी किसी और औरत के चक्कर में लगा हुआ है, इसकी माँ जिस लड़की से इसकी शादी करवाना चाहती है ये छुप छुप के उससे मिलता है। विरोंस्की उसको बताता है कि भाई ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये समझती है कि नहीं विरोंस्की भी मुझसे दूर हो रहा है, इसको अजीब अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, इसको विरोंस्की से नफरत हो जाती है। ये कहती है मैं विरोंस्की से बदला लूंगी, ये किसी और औरत से मिलता है जाके, जिस औरत से इसकी माँ इसकी शादी करवाना चाहती है ना, ये उससे जाके मिलता है। खैर ये इसके अपने दिमाग में प्लान बनाती है कि मैं विरोंस्की से बदला लूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। और फिर एक दिन ये रेलवे स्टेशन जाके चलती हुई ट्रेन के आगे आके खुदकुशी कर लेती है। एना की मौत के बाद विरोंस्की एक छोटी सी फौज बनाता है 15-20 हजार लोगों की, और वो अपने स्लाविक भाइयों की मदद करने चला जाता है। वहाँ जो तुर्कों और स्लाविक्स की जो जंग चल रही है, तो वो अपने ईसाई भाइयों की मदद के लिए चला जाता है। तो इस नॉवेल में टॉल्स्टॉय ने एक बहस ये भी करी है यहाँ पर कि कौन जिहाद का ऐलान कर सकता है, क्या कोई भी अपनी फौज लेके ईसाई भाइयों की मदद को जा सकता है। ये तो काम बादशाह का है ना, रशिया में जो बादशाह है वो फैसला करेगा कि जिहाद पे कौन जाएगा, क्योंकि टॉल्स्टॉय जंगों के खिलाफ था, पैसिफिस्ट था। तो ये जो लव ट्रायंगल था इसमें तीनों ही लोग तबाह हो जाते हैं, ना खुदकुशी कर लेती है, टॉल्स्टॉय का भी दिमाग खराब हो जाता है, वो जंग पे चला जाता है, और कैरेनन जो शौहर है उसका भी घर बर्बाद होता है। और क्योंकि उसने अपनी बीवी की फीलिंग्स की परवाह नहीं की होती है, हर वक्त अपने करियर में लगा रहता है, तो करियर भी उसका वो तो बहुत बड़ा, उसके बारे में तो प्रिडिक्शन होती है कि वो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन वो नहीं जा सकता, अपना करियर भी तबाह करता है। तो इस नॉवेल में एक और भी कपल है लेविन और किटी का, उनकी कहानी भी साथ साथ चली है शुरू से लेके। लेविन को उसका प्यार किटी मिल जाता है, लेविन समझता है कि शायद प्यार मिल गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। शादी के मसाइल लेविन और किटी के भी होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मसाइल होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से पॉजिटिव हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस नॉवेल के एंड तक लेविन और किटी का कैरेक्टर बहुत बड़ा बन जाता है। लेविन कुछ स्पिरिचुअल मसाइल का भी शिकार होता है, वो रूहानियत ढूंढ रहा होता है, वो खुदा ढूंढ रहा होता है, वो किताबें पढ़ता है, लोगों से मिलता है, फिर इवेंचुअली उसको खुदा आम लोगों में मिलता है, पेजेंट्स में मिलता है, किसानों में मिलता है। तो इस नॉवेल में एक थीम जो मुसलसल नजर आती है वो ये भी है कि अच्छे लोग जो होते हैं वो गाँव में होते हैं, शहरों में धोखेबाज और दोगले किस्म के लोग होते हैं। अगर आपको खुदा ढूंढना है तो आप आम लोगों में ढूंढिए, आप शहरों की हसल बसल में आपको नहीं मिलेगा खुदा, आपको खुदा गाँव में मिलेगा। सच्चे लोग, ऑनेस्ट लोग आपको गाँव में मिलेंगे। ये भी एक थीम इस नॉवेल में बहुत प्रिडोमिनेंट है। तो आप भी ये नॉवेल पढ़िए, ये एक शाहकार है लियो टॉल्स्टॉय का, और आप इसको किस तरह से देखते हैं हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए।